स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा आज का टॉपिक, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। अभी तक हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटर के ऊपर उसके टाइप्स पढ़े। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, जो बोर्ड के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल कैपेसिटर है और सबसे कम इंपॉर्टेंट है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो मिलता जुलता होगा रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के साथ। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स होंगे और उनको हम कनेक्ट करेंगे आपस में। तो जैसे हम रजिस्टर्स के लिए पढ़ते थे, सेम ऐसे ही कैपेसिटर के लिए होगा। अब आपको पता है कि जैसे मान लो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये दूसरा प्लेट है। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज है। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने कनेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या था कनेक्ट करने का, ये एक दूसरा वे था इनको कनेक्ट करने का। डिफाइन कैसे करेंगे इनको, देखिए ये प्लस है बेटा तो ये भी प्लस रहेगी, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगी। यहाँ पे हम कहेंगे कि एक कैपेसिटर की एक प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की एक प्लेट से कनेक्ट किया गया है, पर दोनों आपस में कैसे रहेंगी, अपोजिट पोलैरिटी की रहेंगी। और यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर आपको कनेक्ट करने हैं वहां पे सभी की जो सेम पोलैरिटी वाली है उनको एक साथ कनेक्ट कर दो। तो इसको वैसे हम बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। मतलब एक कैपेसिटर की एक से जब दूसरे की प्लेट कनेक्ट की जाएगी तो अपोजिट पोलैरिटी के साथ की जाएगी और यहाँ पे सेम के साथ की जाएगी। तो ये होता है हमारा सीरीज और ये होता है हमारा पैरेलल। तो आप समझ गए होंगे कि सीरीज के अंदर जो होता है वो एक कैपेसिटर की एक नेगेटिव प्लेट के साथ दूसरे की पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड। ये है हमारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको हम बोलते हैं बोथ एंड कनेक्टेड, कि भाई दोनों एंड हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए। यहाँ पे एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट होगा, तो ये कौन सा होता है, बोथ एंड कनेक्टेड। देखिए बेटा, पूछने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा इनकी नेट कैपेसिटेंस का। आपको अच्छे से पता है कि ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2, ये C1 है, ये C2। वैसे हम पढ़ेंगे पर ना ये बोर्ड में कोई आपसे पूछेगा ना ही कंपटीशन में आपसे कोई पूछेगा कि इनका जो नेट फॉर्मूला होगा नेट कैपेसिटेंस निकालने का वो कैसे आया। पर फिर भी हम एक बार इनको कर लेते हैं डिस्कस। अब ये सिमिलरिटी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, किसके केस में, हम एक रजिस्टर के केस में भी पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम इन एक एक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीरीज का केस। तो सीरीज में हम तीन कैपेसिटर ले लेते हैं, हमारे पास सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसमें हम एक चीज पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अब वैसे तो आपको पता है बेटा, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये बैटरी क्या कर देगी, चार्ज करेगी। अब आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। लेकिन समझने में ज़्यादा इजी होगा, हमें पता है कि वैसे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करते, पर फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कहते हैं इलेक्ट्रॉन का इस साइड जाना, इसका मतलब एक पॉजिटिव का अपोजिट साइड जाना। बात तो एक ही हुई। तो अब ये समझ लीजिए कि इस बैटरी ने इसको एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया +Q, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब अगर बैटरी से चल के पॉजिटिव यहाँ पहुंचा तो सेम यहाँ से निकलना भी चाहिए, तभी तो कंप्लीट होगा ना सारा, वरना तो ये बैटरी का खाता खर्च होता रहेगा। अब आगे देखिए क्या होगा, अब ये पॉजिटिव है, ये सामने क्या अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। अगर ऐसे भी नहीं समझना चाहते तो ये समझो, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव होता है और दूसरी प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट होता है, मतलब माइनस होता है। तो ये प्लस है तो ये अपने आप यहाँ पे माइनस ले आएगा। अब देखिए, अब तुम ये कहोगे बेटा ये प्लेट तो न्यूट्रल थी। अब न्यूट्रल थी, इसमें पॉजिटिव चार्ज थे, नेगेटिव भी थे। अगर इस प्लेट के नेगेटिव इस वाली साइड आ गए हैं तो पॉजिटिव यहाँ चले गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये एक कंडक्टिंग वायर है जो दोनों कैपेसिटर्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो इस कंडक्टिंग वायर की हेल्प से ये जो पॉजिटिव है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये पॉजिटिव एक्चुअली यहाँ अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम कहेंगे यहाँ पे इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव।
सामने वाली प्लेट पे कैसा चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। और इस प्लेट को मैं इंडिविजुअल ट्रीट करूं तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि थी तो प्लेट न्यूट्रल ना। अब हम कहेंगे ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर से ये पॉजिटिव यहाँ ट्रांसफर हो गया इसके पास और ये यहाँ से डिसअपियर हो गया। अब देखिए, अब ये प्लस है, इसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। और अब ये कंडक्टिंग वायर है, इसके थ्रू प्लस मूव करता हुआ इधर चला जाएगा। तो अब देखिए, आपने स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करते टाइम ये अज्यूम किया था कि बैटरी एक प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, इस प्लस क्यू ने यहाँ पे माइनस क्यू बना दिया और नेक्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू बना दिया। इस प्लस क्यू ने नेक्स्ट यहाँ पे माइनस बना दिया, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, इसका पॉजिटिव यहाँ से मूव कर गया और पूरे सर्किट में बाहर कितना निकला था, प्लस क्यू, तो यहाँ से बाहर क्या निकल गया, प्लस क्यू। तो सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब सर्किट में हमने चार्जेस को ना क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया, सिर्फ चार्जेस को मूव करवा दिया। इस तरीके से आपने ये समझा कि ये जो प्लेट है अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू है, तो सिमिलरली यहाँ पे प्लस क्यू था। अब आपको ये पता है कि तब भी ये बात बोली जाती है कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर, उसका मतलब होता है किसी भी एक प्लेट का चार्ज बताना है आपको, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे भी प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, यहाँ पे माइनस क्यू हो गया। और इनको इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो बार बार आप रिपीटेड ना करते हुए ये लिख सकते हैं कि सभी कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज है, क्यू क्यू और क्यू। अगर आपके पीछे की बात आपको ना भी समझ आई हो तो मैं आपको एक डायरेक्ट बात बताना चाह रही हूँ। आप अज्यूम करो कि बैटरी से प्लस क्यू चार्ज मूव किया, अब चार्जेस जो हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते ना क्रिएट हो सकते, तो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ इस कैपेसिटर के पास पहुंचा। अब क्या इस चार्ज को मूव करने का कोई और रास्ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल कोई और रास्ता नहीं है। तो सेम चार्ज यहाँ से फ्लो करता हुआ वापस बैटरी के पास आएगा। तो मतलब तीनों के तीनों प्लेट्स जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हैं उन पे सेम चार्ज रहेगा। तो यहाँ से आपने समझा कि जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया जाता है तो उनके ऊपर सेम चार्ज आता है। जैसे आपने रजिस्टर्स के केस में ये पढ़ा था कि अगर रजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। जैसे ही हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे इस बैटरी से आई करंट फ्लो कर रहा है और यही करंट इस वाले रजिस्टर के पास है और यही करंट इस वाले रजिस्टर के पास है। और सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होती है, क्योंकि आप यहाँ पे भी कहते हैं पाथ एक ही है, हमारा एक ही पाथ, उसके अलावा करंट कहीं जा नहीं सकता। यहाँ पे भी एक ही पाथ है, चार्ज आपका कहीं नहीं जा सकता। आप दोनों में से किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि एक की प्लस से दूसरे की माइनस कनेक्ट है। और दूसरी चीज, सभी कैपेसिटर्स पे जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 3 गुलाम्स है तो इस पे भी 3 गुलाम्स रहेगा, इस पे भी 3 गुलाम्स रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। मान लो ये कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, यहाँ C2 है और यहाँ पे C3 है। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि C = Q/V होता है। अगर Q सभी पे सेम है, C सभी का डिफरेंट है, तो डेफिनेटली V भी डिफरेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल सिमिलर केस है हमारा रजिस्टर के साथ। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड करता है, तो सेम हम कहेंगे यहाँ पे भी पोटेंशियल डिवाइड होगा। और पोटेंशियल इस तरीके से डिवाइड होगा कि जो बैटरी का नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो होगा V1 + V2 + V3। अब देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास C = Q/V। इसको हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे हमेशा कि कभी भी कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पहले वाले कैपेसिटर पे फोकस कीजिए। चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C1 और उसकी वोल्टेज है V1, तो हम कहेंगे V होता है Q/C। यहां से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज तो है Q, बट फर्स्ट का कैपेसिटेंस है C1, प्लस सेकेंड के ऊपर चार्ज है Q, बट सेकेंड का कैपेसिटेंस है C2, थर्ड के ऊपर चार्ज है Q, बट उसका कैपेसिटेंस है C3, और तीनों कैपेसिटर का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर भी होगा। तो हम कहेंगे बैटरी, अब बैटरी के ऊपर आ जाओ, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, बैटरी से चार्ज निकला है Q और बैटरी के साथ एक इक्विवेलेंट कनेक्ट है। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट किसका है, ये इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन का है। यहां से आप Q कॉमन निकाल सकते हैं और यहां से Q कैंसिल कर दोगे,
तो हम कहेंगे Q अपॉन C इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ से आपका Q से Q कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इन S, S मतलब सीरीज, ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये फॉर्मूला हमारे रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता था? बिल्कुल सही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज की तरह बिहेव कर रहा है फॉर्मूले के केस में, बाकी चीज के केस में नहीं कर रहा। इसकी हम एक प्रॉपर एनालॉजी देखेंगे जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए बेटा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू Q बाई C होगा। Q तो सभी का सेम है, Q तो कांस्टेंट है, तो आप यहां से एक चीज कह सकते हैं कि इन सीरीज Q रिमेन सेम। Q क्या होता है? सेम होता है। तो हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C। इस छोटी सी चीज को ध्यान से समझना, V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C, मतलब C और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब ये है बेटा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके पास ज्यादा ड्रॉप होगा, ठीक है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C का मतलब है, आपको ये पता है कि अगर अलग अलग कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उसमें वोल्टेज डिवाइड होती है। अगर वोल्टेज डिवाइड होगी तो किसी के पास वोल्टेज कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है और बराबर भी जा सकती है। मतलब जिसका पोटेंशियल ज्यादा कब आएगा तब उसका कैपेसिटेंस लो होगा। अगर मैं आपको बोल लूं कि C1 सबसे छोटी वैल्यू है तो आपको पता होना चाहिए कि V1 सबसे लार्ज होगी, और अगर तीनों का C सेम है तो तीनों का V भी सेम रहेगा। और इसमें समझने लायक क्या बात है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो यहाँ पे ये 3 कैपेसिटर्स की बजाय सिर्फ 2 कैपेसिटर होते तो हम कहते कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट ये होता 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ठीक है मैम। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी चीज ध्यान रखिए, एलसीएम लीजिए C1 C2 और C1 प्लस C2, रेसिप्रोकल कर दीजिए क्योंकि हमें हमेशा इक्विवेलेंट बताना होता है। 1 अपॉन इक्विवेलेंट की जरूरत इतनी खास नहीं पड़ती, तो ये आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है क्योंकि ये कैलकुलेशन में शॉर्ट टाइम लेगा। आप इस तरीके से करेंगे नो डाउट हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर 2 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट हैं तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। और हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, सेम चीज जो रेजिस्टेंस के साथ होती थी वही चीज करेंगे हम यहाँ पे। देखो बेटा, अभी 3 कैपेसिटर कनेक्ट है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, कौन सा रिजल्टेंट? सीरीज का रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू क्या हम गैस कर सकते हैं? इससे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? अब इन तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ध्यान रखना जो C इक्विवेलेंट होगा वो इनमें से जो सबसे छोटा है ना, मतलब मैं लिख देती हूं, जो सबसे स्मॉलर है, स्मॉलर अमंग C1 C2 C3, जो C1 C2 C3 में से सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा आंसर आएगा C इक्विवेलेंट का, ठीक है। जैसे मान लीजिए है 1 2 3, तो सबसे छोटा कौन हुआ? 1, तो C इक्विवेलेंट का आंसर आएगा 1 से भी छोटा, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 और 1 अपॉन C3। 3 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा? कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेगा। कैपेसिटेंस ज्यादा पोटेंशियल कम, कैपेसिटेंस कम पोटेंशियल ज्यादा। दूसरा, 2 के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला याद करना है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और तीसरा याद रखना है आपको कि जो आंसर आएगा वो छोटे से भी छोटा होगा। ये था हमारा किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो ये सारी चीजें आप अपने फेयर नोटबुक में भी नोट करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं काम आती है। हमें भी पता है लास्ट में फॉर्मूला काम आएगा, बट फिर भी आप इसको पूरे को एक बार वीडियो पोस्ट करके नोट करोगे, उसके बाद हम पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 या 3 कैपेसिटर जो भी होंगे उन सभी की पॉजिटिव प्लेट्स को हम एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव प्लेट्स को एक पॉइंट पे।
और उसका जो आंसर आएगा वो देखते हैं किस तरीके से बिहेव करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, सेकेंड कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू C1, ये C2 और ये C3। पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, इन सभी को एक साथ एक पॉइंट पे कनेक्ट किया है और साथ में एक V पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी को भी कनेक्ट कर दिया। अब देखिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। अब यहां से मान लो Q चार्ज फ्लो होने लगा। देखो जैसे ही चार्ज Q यहाँ पे आएगा, इसको एक जंक्शन दिखेगा, इसको 3 रास्ते दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ यहाँ चला जाए, कुछ यहाँ चला जाए, बाकी बचा हुआ यहाँ चला जाए। तो हम कहेंगे Q1 चार्ज यहाँ पहुंच गया, Q2 चार्ज यहाँ पहुंच गया और Q3 चार्ज यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाई V। C डिवाइड हो रहा है Q के हिसाब से और पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो नहीं करता, करंट जो फ्लो होता है वो नेगेटिव की वजह से होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले और फिर वो इस साइड आके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो भी एक ही बात है, आप नेगेटिव को निकालो या पॉजिटिव को डालो, बात तो एक ही रहेगी ना। तो अब समझने के लिए बहुत बार कह देते हैं कि बैटरी ने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अब आपको ये पता है कि ये जो Q1 Q2 Q3 है ये मिलकर किसके बराबर होंगे, उस टोटल चार्ज से जो बैटरी से निकल रहा है या उन टोटल इलेक्ट्रॉन्स के जो बैटरी की तरफ जा रहे हैं। कैसे भी समझ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे Q डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे Q डिवाइड्स और V रिमेन सेम। तो हम कहेंगे Q इज इक्वल टू CV और आपको पता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पहला कैपेसिटर क्या फॉर्मूला होगा, उसका कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल। दूसरे का कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल। तीसरे का कैपेसिटेंस, उसका पोटेंशियल। यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस और उसका पोटेंशियल। V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है C इक्विवेलेंट कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, पैरेलल में, क्या आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो ध्यान ऐसे रखना है, जो सीरीज का केस होता है रेजिस्टर में वो पैरेलल का हो जाता है कैपेसिटर में। ठीक है, और क्या बातें ध्यान रखनी है, आपको पता है Q इज इक्वल टू CV। V तो रहेगा कांस्टेंट, V कांस्टेंट का हम कह सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, जो ज्यादा दमदार है, वो ज्यादा Q अपने पास रखेगा। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसके पास चार्ज भी कम आएगा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है कि अब आपके पास ये था कि 3 फॉर्मूले थे, कौन किसके, एनर्जी के, याद हो तो आपके पास हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C और हाफ QV, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज करो कि आपको सर्किट बना के दे दिया, ये C1 है, ये C2 है, C3 है, इस सर्किट की नेट एनर्जी निकालो। तो हम कहेंगे भाई या तो इसकी एनर्जी निकालो, इसकी निकालो और इसकी निकालो, तीनों को ऐड कर दो। तरीका होगा ये, वरना एक तरीका और भी है, तुम इक्विवेलेंट यूज करो साथ में। अब देखो तीनों में कॉमन चीज क्या है, पोटेंशियल कॉमन है ना। तो आई थिंक ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें V है, V तो हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो कोई इतना खास चक्कर नहीं पड़ेगा, C के ऊपर ध्यान देना है सिर्फ तुम्हें। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला फिर हम कहाँ यूज करेंगे, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में Q सेम होता था। तो इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला प्रेफर करते हैं पैरेलल के लिए, बस यहाँ पे C इक्विवेलेंट डाल देते हैं, V सभी का सेम रहता है, और यहाँ पे C इक्विवेलेंट डाल देते हैं सीरीज के लिए और Q सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए बात चलते हैं, पहले तो बेटा आपको वीडियो पॉज करके नोट करना है अपनी पेपर कॉपी में, उसके बाद का डिस्कशन हम करेंगे।
तो आप इसको पॉज कीजिए और नोट करना, ठीक है। आई थिंक कर लिया होगा नोट। आगे देखिए, हम एक एनालॉजी सेट करते हैं। आपने रजिस्टर का केस भी पढ़ा और फिर आपने कैपेसिटर का केस पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही आपने रजिस्टर का केस पढ़ा और यहां पे कैपेसिटर का केस पढ़ा। यहां पे एक फॉर्मूला था V इक्वल टू आई आर, तो यहां पे भी आप V का ही फॉर्मूला लिख लो, V इज इक्वल टू C बाई क्यू है, Q बाई C। रिमाइंड करना अपने मन में खुद से, ठीक है। V इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ पे देखो, ये भी V के लिए नया फॉर्मूला। बेटा यहाँ पे जो काम I का है वहां पे वो काम Q का है। यहाँ पे फ्लो कर रहा है करंट और यहाँ पे है चार्जेस, तो हम कहेंगे I इज इक्विवेलेंट टू Q। और V का इक्विवेलेंट तो V ही है। यहाँ पे बैटरी की मदद से चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पे बैटरी की मदद से ही करंट बन रहा है। करंट तो तभी बनेगा तब चार्ज फ्लो करेगा। एक चीज नोटिस करना, यहाँ है R जो I के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ Q के साथ क्या मल्टीप्लाई है? क्या यहाँ पे C मल्टीप्लाई है? ध्यान से देखो, Q के साथ 1/C मल्टीप्लाई है, मतलब R का जो इक्विवेलेंट होगा वो 1/C होगा। मतलब आप अगर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज और रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज यूज करना चाहते हैं तो जहां जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे आपको 1/C लगाना पड़ेगा। समझ आई बात? देखिए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कहाँ होता था फॉर्मूला? सीरीज में। अब आप कैपेसिटर के लिए करना चाहते हो तो जहां पे R है वहां पे 1/C करना पड़ेगा। तो यहाँ पे R है तो यहाँ पे 1/C, यहाँ पे R है यहाँ पे 1/C और यहाँ पे 1/C। बन गया सीरीज का फॉर्मूला। ऐसे ही पैरेलल का फॉर्मूला होता था R 1/R1 प्लस 1/R2। हर जगह पुट करो 1/C, यहाँ पे 1/C, C घूम के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हम कहेंगे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बन गया पैरेलल का फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, जो एनालॉजी है वो इनवर्स वाली है, इसलिए ये फॉर्मूले उल्टे आए हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ शॉर्टकट तरीके जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आगे देखिए क्या होते हैं। अब ध्यान रखना, जो फॉर्मूले तुमने जो ट्रिक्स पैरेलल में सीखी थी यहाँ पे, वो यहाँ की सीरीज में काम आएंगी, पैरेलल में काम नहीं आएंगी। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा और उसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व तो तुम करोगे, मैं तो तुम्हें सीधा आंसर बताऊंगी। फॉर्मूले पता है तुम लोगों को, इसकी वैल्यू है C, इसकी वैल्यू है C। सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए, देखो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो फॉर्मूला लगाओ 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, नहीं तो अभी अभी बताया था C1C2/C1 प्लस C2, ठीक है। ये C इक्विवेलेंट आ गया, दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। ये आएगा C इंटू C, C स्क्वायर और C प्लस C 2C, मतलब इक्विवेलेंट आया C/2। नेक्स्ट करते हैं, इस बार मैंने C के 3 लगा दिए। अब ये फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। 1/C 1/C 1/C, LCM आया C, ऊपर आया 1 1 1, मतलब 3/C, तो नेट आंसर हो गया C/3। ये 1/C इक्विवेलेंट का था और ये आंसर आ गया C इक्विवेलेंट का। तो ध्यान से देखो बेटा, तब भी सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए और आपके पास आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? तो हम कहेंगे किसी भी एक वैल्यू को लिखो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर कर दो। तो हम कहेंगे कि अगर सीरीज के अंदर n कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, और वो n कैपेसिटर कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, तो उनका आंसर आएगा C/n। और अगर ऐसे ही n कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका आंसर आएगा NC। क्यों? सिंपल ऐड करना है बेटा। देखो C प्लस C प्लस C 3C, 3 थे, 4 होंगे तो 4C, तो n होंगे तो NC। तो ये दोनों रिजल्ट आपके मॉड्यूल में एज सच मेंशन होंगे, आप वहां पे नोट करिए। तब भी आप वीडियो देखें तो अपने मॉड्यूल को और अपनी रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक सब कुछ साथ में लेके बैठे। तो आपको जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करने हैं वो ये हैं कि इफ n identical capacitors are connected, कैसे कनेक्ट होंगे? फर्स्ट केस सीरीज के अंदर, तो उनका इक्विवेलेंट आएगा सीरीज का C/n।
और अगर वही n आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट हैं पैरेलल में तो उनका C इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल का NC। ये दोनों पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखा जाए तो सीरीज और पैरेलल टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। फिर इस टॉपिक में और क्या है समझने लायक, वो है इनके सर्किट्स को समझना। बेटा वैसे तो हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पर मिक्स कॉम्बिनेशन भी तो होता है ना। मतलब गिवन डायग्राम में आपको कुछ सीरीज में भी चीजें दिखेंगी, कुछ पैरेलल में भी चीजें दिखेंगी, फिर उसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास मिक्सिंग में भी दो तरीके के सर्किट होते हैं, जैसे आपके मॉड्यूल में दे रखा होगा, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जस्ट हमें क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है और हर क्वेश्चन के साथ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हुए जाएंगे। तो ठीक है, हम अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आई थिंक आप सब लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा और अपने मॉड्यूल के साथ बैठे। जिन्होंने मॉड्यूल नहीं ओपन किया है अब तक, वो फटाफट अपना मॉड्यूल रखें साथ में। और आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज कीजिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए ये 8 फैराड का एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक 4 फैराड का कैपेसिटर है, यहाँ पे ये 6 फैराड का कैपेसिटर है और इसको आपने एक 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब आपको जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है, नेट चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी, मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करेगा। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है पोटेंशियल एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपने क्लास 10th के अंदर ऐसे रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस किए होंगे कुछ, और उन क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, इसलिए हम इस बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं फटाफट इसको करवा देती हूँ। देखिए आपको दिख रहा है दोनों आपस में कैसे है पैरेलल में, इनका जो सॉल्यूशन है वो इसके साथ कैसे है सीरीज में। अगर तरीके से देखा जाए तो आप इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाइए फिर सॉल्व कीजिए, पर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आपको इनको फटाफट बिना सिंप्लीफाइड डायग्राम किए इसी डायग्राम में सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। फटाफट कीजिए मेरे साथ। देखिए ये जो आंसर है ये किस में है, पैरेलल में है, और ये किसके साथ है, सीरीज में। तो हम ये कहेंगे कि 6 और 4 आपस में पैरेलल में, पैरेलल का आंसर क्या होता है 6 + 4, और ये सीरीज में है किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 कितना हुआ 10, और 8 के साथ क्या होगा सीरीज में। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या था हमारे पास 2 के लिए, C1 C2 अपॉन C1 + C2। तो ये हुआ 10, तो 10 × 8 और अपॉन 18। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल होगा बेटा कुछ, ये 4 और ये 9 डिवाइड बाई 9, और कैपेसिटेंस है तो फैराड। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, चलो अब हमें निकालना है नेट चार्ज। इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 9 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट निकालना है चार्ज फ्लो। तो Q होता है CV, और C कितना आया है नेट 40/9, और V कितना आया है 9, हम 9 वोल्ट की बैटरी ली है, तो नेट चार्ज फ्लो होगा 40 कूलम। अब फटाफट देखिए यहाँ से 40 कूलम चार्ज चलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये प्लेट एनकाउंटर हुई, यहाँ पे 40 कूलम चार्ज रहेगा इसके पास। अब बात आती है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये 40 पहुंचेगा, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों इक्वल तो है नहीं, बराबर बराबर हिस्सेदारी तो होगी नहीं। आपको पता है कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होगा, जिसका C ज्यादा है उसका Q भी ज्यादा होगा। अब देखिए आगे करते हैं, तो एक काम करते हैं कि कैसे टैकल करेंगे इसको, ध्यान से समझना। हम कहेंगे यहाँ पे 9 वोल्ट है, यहाँ पे 40 कूलम चार्ज, इसका 8 फैराड है, तो हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकाल देते हैं। पहले इसका पोटेंशियल होगा V = Q/C, चार्ज है 40 और डिवाइड बाई 8। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो
तो ये 5 वोल्ट कुछ आंसर आता है। मतलब इस 9 वोल्ट बैटरी का 5 वोल्ट तो यहाँ पे आ जाएगा। तो बचा कितना? इसके अलावा बचेगा हमारे पास 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट पोटेंशियल है वो यहाँ पे जाएगा। इस पूरे बॉक्स के पास कितना जाएगा? 4 वोल्ट। और ये पूरा बॉक्स जो है ये किस में है? ये आपस में पैरेलल में है। तो अगर इसके पास 4 वोल्ट है तो इसके पास भी 4 वोल्ट जाएगा। तो हम कहेंगे इसके पास भी 4 वोल्ट और इसके पास भी 4 वोल्ट। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? अब इसको नाम दे सकते थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब आपने ये निकाल दिया कि Q1 फर्स्ट के पास कितना चार्ज पहुंचा? 40 गुलाम, और फर्स्ट के पास पोटेंशियल कितना आया? 5 वोल्ट। सेकंड और थर्ड के पास पोटेंशियल है सेम जो कि है 4 वोल्ट। अब आपको Q सेकंड निकालना है, तो Q इज इक्वल टू CV, सेकंड का ही C और सेकंड का ही V। तो हम कहेंगे C कितना है सेकंड का? 4 फेराड, और मल्टीप्लाई बाय इसका पोटेंशियल कितना है? 4, तो ये हो गया 16। ऐसे ही Q3 निकालेंगे हम। Q3 क्या होगा? C3V3। C3 कितना है? 6, और V3 कितना होगा? 4, 24। दोनों को ऐड करके देख सकते हैं 40 आएगा। तो इस तरीके से हमने बेसिक कैलकुलेशन कर ली। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। एक सैंपल के लिए छोटी सी चीज जिसे रिवाइज होनी चीजें, क्वेश्चन नोट करना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे इसमें, ठीक है। अब आपके मॉड्यूल में बेटा डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं कि कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उनको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन था कि आपके बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग का। अब इसके बाद है बेटा हमारे पास आपके मॉड्यूल में जहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझाया है, ये पेज नंबर 100 के ऊपर है। सबसे पहले एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक प्लेट बना रखी है। इस प्लेट का एरिया 3 टाइम्स ऑफ A दिखा रखा है। यहाँ पे एक D डिस्टेंस के ऊपर एक और प्लेट लगा रखी है, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में D सेपरेशन है, और ये जो डिस्टेंस है ये A है। फिर इन्होंने और D डिस्टेंस ऊपर जाके यहाँ पे एक और प्लेट बना रखी है, और फिर और D डिस्टेंस ऊपर जाके यहाँ पे एक और प्लेट बना रखी है। इस तरीके का क्वेश्चन है। ये 3A है, ये A है, ये A है और ये A है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। अब कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे हम कहेंगे ये प्लेट के 3 पार्ट कर लो, 1, 2 और 3। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। अगर आप इस सिस्टम को किसी के साथ भी कनेक्ट करोगे, मान लो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर देती हूँ, ये पूरा सिस्टम है, ये ऐसे मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो ये पूरी प्लेट एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट हो रही है, मतलब अगर इसमें चार्ज आएगा तो पूरी पे ही तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वो वाला सिस्टम हो गया जहाँ पे सेम पोलैरिटी की प्लेट एक साइड लगी हुई है। आप खुद सोच के देखो, ये पूरी एक प्लेट है, इस पे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है। मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटर है जिसके बीच का डिस्टेंस D है। देखो ये प्लेट है ना, बीच का डिस्टेंस कितना है? D, एरिया है A। ऐसे ही एक दूसरा है जिसमें डिस्टेंस है 2D, एरिया है A, और तीसरा है जिसमें डिस्टेंस है 3D, एरिया है A, और इन तीनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब मान लीजिए A एरिया है, D डिस्टेंस है, बीच में एयर है, तो इसको कैपेसिटेंस आप C बोल देते हो। नेक्स्ट का कैलकुलेट करोगे क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ये तो पूरा क्या है? C, तो ये कितना हो गया? C बाई 2। सिमिलरली थर्ड का निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D। इसको तो मैंने क्या माना है? C, तो ये कितना हो गया? C बाई 3। इसका मतलब C बाई 2 और C बाई 3 ये क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज सीरीज में है और कौन सी चीज पैरेलल में है। उसके बाद
नेक्स्ट इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर मेथड से करने होंगे, तो उसके अंदर हम चलते हैं। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पेज पे है बेटा, पेज नंबर 102 के ऊपर, वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करवाए। उससे पहले वाले पेज पे जो क्वेश्चन छूट गया उसको हम लास्ट के साथ इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट के साथ मैच करता है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डायग्राम बना रखा है। दिखने में कैपेसिटर आपको छोटे बड़े दिख रहे हैं, बट ये छोटे बड़े नहीं है, सारे के सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। सभी की जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी है वो 1 माइक्रोफेराड है। मतलब आप इन सभी को सी बोल दीजिए और सी का आंसर है 1 माइक्रोफेराड। और ये कैपेसिटेंस इस तरीके से इनफाइनाइट तक लगे हुए हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप समझ सकते हैं। ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में केवल एक कैपेसिटर है। ये एक दूसरी ब्रांच है, इस ब्रांच में 2 कैपेसिटर्स हैं। ये एक तीसरी ब्रांच है जिसमें 4 कैपेसिटर हैं, और ये नेक्स्ट ब्रांच है जिसमें 8 कैपेसिटर्स हैं। अगर मैं एक बार में एक ब्रांच के ऊपर फोकस करूं तो उसमें जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं वो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 सीरीज में है, और ये सारी ब्रांचेस आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो पहले हम एक ब्रांच को सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे आंसर, एक ब्रांच को सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, और उन सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए मैं इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक स्टेप से। फर्स्ट ब्रांच में तो एक ही है, तो सी आंसर आएगा। सेकंड ब्रांच देखिए बेटा, ये भी सी और ये भी सी किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो कितना आंसर आएगा। अभी बताया था जब आइडेंटिकल लगे होते हैं तो सी बाई एन करना होता है। कितने लगे हुए हैं, 2, सी बाई 2। नेक्स्ट देखिए थर्ड ब्रांच, सारे सी 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 हैं, 4 हैं टोटल, तो सी बाई 4। नेक्स्ट बताइए फोर्थ ब्रांच में कितने हैं, 8 हैं, तो सी बाई 8। इस तरीके से बना दिया। इस तरीके से ये चलती रहेगी और इनफाइनाइट है, और इस सारी ब्रांचेस आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट कैसे आएगा, फर्स्ट ब्रांच का, फिर सेकंड ब्रांच का, और ऐसे ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट ब्रांच का आंसर है सी, सेकंड का है सी बाई 2, थर्ड का है सी बाई 4, नेक्स्ट का है सी बाई 8। यहाँ से सी कॉमन लीजिए, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ये एक जीपी सीरीज है। यहाँ से आप कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, और कॉमन रेशियो निकाल के हमारा फॉर्मूला लगेगा A/1 - R, और इस तरीके से अपना आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से करना है हमें, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट, यहाँ पे एक कैपेसिटर है बेटा, फिर एक सेकेंड कैपेसिटर है, यहाँ पे एक थर्ड कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक फोर्थ कैपेसिटर है। इनको नाम भी ऐसे दिया हुआ है, C1, C2, C3, C4। और यहाँ पे एक सेल कनेक्ट है, जिस सेल की हेल्प से चार्ज करेंगे। यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट है। अब आपको 2 केस पढ़ने हैं, एक बार तो स्विच ओपन रखना है और एक बार इस स्विच को क्लोज करना है। तो देखिए फर्स्ट केस, S1 इज ओपन। अब देखिए ये ओपन है तो ओपन ये लगाने का और ना लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, हटा दो, हटा दिए। अब देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ऊपर वाले और नीचे वाले का आंसर किस में है, पैरेलल में। तो हम कहेंगे C1 इज सीरीज विद C2,
C3 इज इन सीरीज विद C4 और इनके आंसर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास वैल्यू प्रोवाइडेड हो तो। नेक्स्ट है S2 इज क्लोज। देखिए बेटा, ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया, इसको एक तरीके से कनेक्टिंग वायर से लगा दी यहाँ पे। अभी क्लोज कर देते, चलो मैं क्लोज ही कर देती हूँ इसको ऐसे। इससे फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, ये पॉइंट बहुत जगह यूज होगा बेटा। अगर ये एक सेल है, इस सेल का मैं पोटेंशियल बताती हूँ। मैं कहती हूँ ये 0 वोल्ट पे है, ये 5 वोल्ट पे है मान लीजिए। तो ये पॉइंट कितने पोटेंशियल पे है, ये तो 0 पोटेंशियल पे है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो ये पॉइंट कितने पोटेंशियल पे है। देखिए बेटा, पोटेंशियल एक सेल की वजह से जो बन रखा है, कनेक्टिंग वायर में हम ये मान के चलते हैं इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हम ये मानेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होगा, उतना ही पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोटेंशियल ड्रॉप तब होगा, देखो एक पॉइंट पे अगर कोई पोटेंशियल मेंटेन किया है आपने 5 वोल्ट, बीच में एक रजिस्टर आ गया, तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल 5 है, ये रजिस्टर है, रजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि करंट कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर बीच में रेजिस्टेंस ना हो तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, क्योंकि पोटेंशियल को ड्रॉप करने के लिए कोई एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, या तो वो कैपेसिटर हो या वो रजिस्टर हो। ये सेम कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इनको ध्यान से सुनना। देखिए ये वायर है ना, जब तक इस लाइन के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आता तब तक हम कहेंगे उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ पोटेंशियल 5 है, देखिए इस पूरी लाइन पे ऊपर तक, यहाँ तक कितना पोटेंशियल है 5। अब देखिए इस पॉइंट से नीचे आ जाओ, यहाँ तक कोई प्लेट आई नहीं आई, तो इसका पोटेंशियल भी कितना है 5। ऊपर जाइए, पोटेंशियल कितना है 5, सेम पोटेंशियल। अब खुद सोचिए, यहाँ अगर पोटेंशियल 5 है, बीच में कैपेसिटर आ गया, तो क्या यहाँ पोटेंशियल 5 हो सकता है, नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। यहाँ जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मेंटेन कहाँ तक रहेगा, जब तक कोई दूसरा कैपेसिटर बीच में नहीं आता या रजिस्टर बीच में नहीं आता। यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम। जरा इस वाली लाइन में आके देखिए, बीच में कोई कैपेसिटर थोड़ी ना, वायर है, तो वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मानते हम, आइडियल वायर मानते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पूरी लाइन के इस पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, ये सेम पोटेंशियल पे हैं। इसको आप अपने मन ही मन में इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे 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 है, बिल्कुल कनेक्ट है आपस में, इनको ऐसे कनेक्ट कर दो, तब भी बात एक ही है। अब देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं, डायग्राम चेंज हो गया पूरा, दोनों किस में आ गए पैरेलल में, दोनों किस में आ गए पैरेलल में। अब इस पैरेलल का आंसर इस पैरेलल के साथ सीरीज में हो गया, तो स्विच को क्लोज करते ही क्वेश्चन हो गया C1 इज इन पैरेलल विद C3, C2 इज पैरेलल विद C4 और इनका आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो पॉइंट का पोटेंशियल बताने का तरीका है, तरीका हमें बहुत से क्वेश्चंस में हेल्प करेगा कि पोटेंशियल तब तक चेंज नहीं होगा तब तक बीच में कोई कैपेसिटर या रजिस्टर ना आ जाए। अगर बीच में कोई कैपेसिटर या रजिस्टर आया है तो ही हम कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसी लॉजिक के साथ हम इससे पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।